नमस्कार सभी को। आरएएस ओनली में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं आरएएस प्रीलिम्स के लिए। होप है आपने देखी होंगी, आपको ठीक लग रही होंगी। यदि कहीं कुछ लग रहा है कि सर ये ज़्यादा है या कम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। किसी भी पदार्थ के भीतर, किसी भी मैटर के भीतर सूक्ष्मतम जो कण होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर कोई भी क्या पदार्थ बनता है, उनको एटम कहते हैं। और एटम को भी फर्दर यदि डिवाइड करेंगे, अंदर जाकर देखेंगे, तोड़कर देखेंगे, तो 2 चीजें मेनली मिलती हैं। पहला होता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक, राइट। और ये होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, केंद्रक के बाह्य हिस्सा, केंद्रक का बाह्य हिस्सा। 2 हिस्से होते हैं, राइट, केंद्रक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। जो केंद्रक होता है वो हैवी होता है, बहुत छोटा होता है और लगभग एटम के सारे मास को घेर कर रखता है, बहुत हैवी होता है। 99% जो मास होता है एटम का वो केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। बाहर 1% होता है, नगण्य होता है, राइट। तो 2 हो गए, ये हैवी होगा न्यूक्लियस, और छोटा होगा, बहुत भारी होगा, बहुत डेंस होगा, घना। अब केंद्रक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन किसके पार्ट है? एटम के पार्ट है। अब एटम के भीतर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सब एटमिक पार्टिकल, उप परमाणविक कण होते हैं। वो मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, -1 या कहें ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के भीतर नहीं पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है। केंद्रक के बाहर गोल गोल सर्किल बने होते हैं बहुत सारे, जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। और प्रत्येक ऑर्बिट की एक ऊर्जा होती है, नील्स बोर साहब ने बताया था, पढ़ेंगे वो भी अभी थोड़ी देर में ना। फिर प्रोटॉन होता है P, इस पे +1 चार्ज होता है। और इसकी खोज किसने की थी? प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। अब आता है लास्ट में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, चैडविक, ठीक है। 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक 1932 में। याद रखना है। अब इनके अलावा भी मैंने एक डायग्राम अटैच किया था आपके लिए, जिसमें अन्य कुछ बहुत ही नगण्य सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंट्री न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, क्वार्क होता है, और पायोन्स होते हैं,
और बस यही है, एक आध और होगा मुश्किल से। तो ये सब वो सब कब पाए जा रहे थे, वो पर्टिकुलर रिएक्शन के उपरांत पैदा हो रहे थे। कोई रिएक्शन हो रही थी, उसके रिजल्ट में निकल रहे थे। जैसे कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है, लाइक बीटा प्लस डिके, बीटा माइनस डिके, उनमें से निकल के आ रहे थे। मेनली ये तीन ही होते हैं, तीनों मैंने बता दिए। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक कण। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाए थे, तीन मॉडल बताए थे मैंने, एटॉमिक तीन मॉडल बताए थे जिन्होंने उस धारणा को बदला जो डाल्टन ने दी थी। जो कणाद, महर्षि कणाद थे हमारे, उन्होंने कहा था ना कि भाई एटम सबसे छोटी इकाई है जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, और डाल्टन ने भी यही बोला कि एटम ही वो छोटी इकाई है जिससे परमाणु को, जिससे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता पदार्थ को, एटम ही सबसे छोटा होता है। और हमारे यहां एटम को क्या बोला गया कणाद ऋषि द्वारा, परमाणु। ठीक है, उसको खारिज किया बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों, रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन, नील्स बोर आदि आदि। अब उनके मेन तीन एटॉमिक मॉडल होते हैं। एटॉमिक मॉडल पढ़े थे हमने तीन, जल्दी से करते हैं क्योंकि काफी पढ़ना है हमें अभी। एटॉमिक मॉडल्स, पहला था कौन सा था, याद है, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसका दूसरा नाम था प्लम पुडिंग। देखो मैंने कल ही पढ़ाया है, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। हम हमारी मेमोरी को बहुत अंडररेट करते हैं। यदि हमारा फोकस रहता है तो हमें लगभग सारी चीजें याद रह जाती हैं रिवीजन के कारण, राइट। थॉमसन मॉडल, दूसरा मॉडल कौन सा पढ़ा था हमने, याद है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा कल अंतिम एक मॉडल था नील्स बोहर मॉडल, नील्स बोहर मॉडल। इतने की जरूरत नहीं है, नाम याद रह जाए काफी है प्रीलिम्स के हिसाब से, 101% आई एम गारंटी यू। ठीक है, ध्यान रखना है। थॉमसन मॉडल में क्या बताया कि एक खरबूजे के आकार का होता है एटम। जब खरबूजे को काटते हैं तो एक लाल भाग होता है, वो उसने एटम का मेन भाग बताया, न्यूक्लियस नहीं कहा उन्होंने। यही उनकी कमी थी थॉमसन की, कि न्यूक्लियस के बारे में उल्लेख करना भूल गए। ठीक है, उन्होंने कहा एक मेन भाग होता है लाल, वाटरमेलन की जैसे, उसमें बीज होते हैं ना वाटरमेलन में, तरबूजे में, वो इलेक्ट्रॉन है जो मेन एटम में धसे पड़े हैं। ना उन्होंने मोशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते हैं, ना ये बताया कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा, और ना ये बताया थॉमसन साहब ने क्या कि केंद्रक क्या होता है। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल है, जल्दी से देखना है, और नहीं याद आ रहा हो तो मेरी क्लास स्पीड बढ़ा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली थी, उसके बीचों बीच एक गोल्ड फॉयल रखी, उस गोल्ड फॉयल के ऊपर हीलियम पार्टिकल या कहें अल्फा कणों की बौछार कराई, अल्फा कणों को टकराया। तब क्या हुआ, जो अल्फा कणों के जो बीम गई अंदर गोल्ड फॉयल के ऊपर टकराने, तो जब बीचों बीच जो बीम टकराई अल्फा कणों की, वो डिफ्लेक्ट होके आ गई वापस। क्यों डिफ्लेक्ट कब होके आएगी, मानो मेरे हाथ में गेंद है और मैं दीवार पे फेंक के मारता हूं, यदि दीवार ठोस है मेरे सामने, तो वो वापस आ जाएगी मेरी गेंद। वाई, बिकॉज सामने कुछ ठोस है, भारी है, गेंद से भारी है जिसने वापस भेज दिया। इसका मतलब जो गोल्ड फॉयल बीच में रखी थी, उससे जब हीलियम कण टकराते हैं अल्फा पार्टिकल, तो वापस लौट के आ गए बीचों बीच में जब टकराए। क्यों, क्योंकि उस गोल्ड फॉयल के बीचों बीच में न्यूक्लियस था, केंद्रक था, जो कि बहुत भारी था, बहुत डेंस था। ये रदरफोर्ड ने बता दिया कि न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, रदरफोर्ड ने, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करते हुए अल्फा पार्टिकल जब टकराए। और उन्होंने क्या कहा रदरफोर्ड ने, कि ज्यादातर हिस्सा एटम का खाली होता है। क्यों, क्योंकि बाकी के बीच के हिस्से को छोड़ के गोल्ड फॉयल वाले को ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गए। क्यों, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, खाली हिस्सा था, कोई ऐसा था ही नहीं जो रोक सके उन अल्फा पार्टिकल को, लाइक सेंट्रल। न्यूक्लियस ने तो रोक दिया, डिफ्लेक्ट करके भेज दी किरण। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था भाई, रदरफोर्ड का था। अब तीसरा था नील्स बोर का। तो नील्स बोर ने बताया था कि जो केंद्रक होता है बीचों बीच में,
इसके चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस यही थ्योरी थी कि बीचों बीच में केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, के एल एम एन ओ पी, बढ़ते चले जाओ ऊर्जा के स्तर के हिसाब से। के जो होता है जिसकी सबसे कम ऊर्जा होती है, ऐसा ऑर्बिट है के न्यूक्लियस के पास होता है जिसकी सबसे कम ऊर्जा है, उससे ज्यादा ऊर्जा एल लेवल की होगी, उससे एम एन ऐसे। और प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक ऊर्जा होती है। और लोअर एनर्जी में जो रह रहा है, लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उनकी ऊर्जा कम है, परंतु उनको जैसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी या ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो जंप करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे। और दूसरा कि नेक्स्ट ऊर्जा लेवल के ऑर्बिट में, हायर ऊर्जा लेवल के ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो एनर्जी का त्याग करता है तो वो नीचे वाले में बैक आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इतना नील्स बोर ने बताया था। और कोई भी ऑर्बिट किसी को ओवरलैप नहीं करता है, सब प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक कक्षा होती है। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जब तक ऊर्जा ले नहीं या दे नहीं, एक दूसरे के अन्य ऑर्बिट में नहीं जाएंगे। इसी कारण एटम कैसा रहता है, कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है साहब, क्लियर। अब मैंने और क्या पढ़ाया था, मुझे लग रहा है मैं कल की क्लास दोहरा रहा हूं दोबारा, बार बार जल्दी से कराता हूं 2 मिनट लेके, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। और मास नंबर को दूसरे भाषा में कहते हैं, दूसरा नाम है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, मास नंबर या एटॉमिक मास को, और एटॉमिक नंबर को लिखते हैं जेड से। तो ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं, कोई एलिमेंट है मान लो एक्स, तो यहां नीचे तो जेड लिखा होगा, ऊपर ए लिखा होगा। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है भैया 12, नॉर्मली 14 भी होता है कार्बन का। आइसोटोप होते हैं ना कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 14, सिंपल वाला ले रहा हूं मैं जो लीस्ट होता है। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक मास है या मास नंबर है, ऐसे लिखते हैं उसको, जेड और ए। ठीक है। अब दूसरी बात कि किसी भी एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, कैसे डिटरमाइन होगा, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। ठीक है। और एक बात, जो ये केंद्रक होता है किसी भी एटम का, केंद्रक के भीतर 2 चीज पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बाहर। ये एटम है, एटम के भीतर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। और ऐसे ये एटॉमिक नंबर जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, उससे डिसाइड होता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। यही एक एलिमेंट की पहचान होती है, यही एक तत्व की पहचान होती है। और मेंडलीव की जो ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने भी एलिमेंट जमे पड़े हैं सब एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमे पड़े, और उसमें 118 एलिमेंट है, कल भी मैंने बताया था, मैंने चेक भी किया, बिल्कुल सही है, 118 एलिमेंट है। ठीक है साहब। अब एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन के नंबर कितने वो एटॉमिक नंबर हो गया, और प्रोटॉन के नंबर जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे एटम में। यानी प्रोटॉन जितने, मान लो कार्बन में प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन स्वतः 6 हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन +6 इलेक्ट्रॉन -6, जोड़ने पे 0, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, वो पहले से 0 0 0 0 0 0 0 नहीं हुआ, +6 -6 +0 बराबर 0, राइट। ठीक है, फ्लो में नहीं आना है मेरी तरह। तो 0 हो गया, इसका मतलब स्टेबल है एटम। इसीलिए जब एटम को तोड़ते हैं तो अथाह ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, इसलिए मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है छोटे से एटम को तोड़ने पे। इसीलिए एटॉमिक बॉम्ब बनता है, इसीलिए परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है इसी कॉन्सेप्ट पे, E = mc², कि छोटे से द्रव्यमान को तोड़ोगे किसी एटम को, अथाह ऊर्जा का निर्माण होगा। पढ़ा हुआ है और पढ़ लेंगे कभी, है ना। तो ये हो गया। फिर मास नंबर मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अब लास्ट में बचता है आइसोटोप एंड आइसोबार।
आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, और आइसोबार को क्या बोलते हैं भैया? समभारिक। आइसोटोप किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है परंतु मास नंबर डिफरेंट होता है। उदाहरण बता दो भाई, सबसे सरल उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं प्रकृति में, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर। तो इसको बोलते हैं H11 को प्रोटियम, H21 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और H31 को बोलते हैं ट्राइटियम। 3 आइसोटोप या 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है साहब। अब देखते हैं और उदाहरण एक कार्बन का, कार्बन 612 और कार्बन 614। तो कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 612, कार्बन 614 हो गया। अब आता है आइसोबार या संभारिक। तो आइसोबार वो एलिमेंट होते हैं बच्चों जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम। सेम होगा? एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, उनका मास सेम होगा, क्योंकि इसमें आ रहा है समभार, हिंदी में नाम से पता चल रहा है समभारिक, यानी मास नंबर सेम होगा परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और ये कब होगा? क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट के कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते, एक एलिमेंट का कभी भी समान एटॉमिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो पहचान है। कार्बन का 6 यदि एटॉमिक नंबर है ना, तो और किसी का 6 पाया ही नहीं जा सकता सिवाय कार्बन के आइसोटोप के। हाइड्रोजन के ये तीनों जो मानो इसके ट्रिपलेट हैं, खुद के ही रूप हैं इसके, तब एटॉमिक नंबर सेम है, अन्य एलिमेंट नहीं है, ये तीनों हाइड्रोजन के रूप हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर सेम है। तो समभारिक वही पॉसिबल होगा जो अन्य एलिमेंट होगा, जिसमें मास नंबर सेम होगा परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। उदाहरण आर्गन, कल पढ़ा था हमने, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का कितना होता है? 40, कैल्शियम का भी 40 बार, आर्गन का भी, ये 20 और ये 19। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, देख लो, आर्गन एक गैस होती है, कैल्शियम होता है, दोनों का समान भार है 40-40। और कौन सा उदाहरण है बताओ? नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, 14 भार है, वहीं कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, 14 भार है, देख लो आप। ठीक है, हो गया। अब ये हो क्यों रहा है बताओ? पॉसिबल कैसे हो पा रहा है ये पॉसिबल क्यों हो रहा है बताओ? ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंट अलग अलग है तो मिल रहे हैं ये। भाई ये डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट है। कार्बन में 14 कहां से आ गया? क्यों, कार्बन का नॉर्मल वाला तो 12 है, परंतु कार्बन का कोई आइसोटोप वो मैच कर रहा है नाइट्रोजन के मूल एलिमेंट से, क्योंकि मूल कार्बन का, नाइट्रोजन का एलिमेंट का भार होता है 14, कार्बन का मूल जो कार्बन है उसका 12 होता है, परंतु कार्बन 14 भी तो पाया जाता है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन दोनों क्या है? समभारिक है। क्लियर? अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी हो गया, पानी पी के। तो यहां ऐप पे जा सकते हैं, यहां QR है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऐप तक पहुंच जाएंगे, प्ले स्टोर, गूगल प्ले और iOS पे पहुंच जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, AI पावर्ड एक्सपीरियंस है, AI बहुत हेल्प भी कर रहा है। नुकसान सब चीज़ के होते हैं टेक्नोलॉजी के, हम फोकस्ड रहेंगे तो हमारे लिए वो रिसोर्स बन जाएगा, टूल बन जाएगा, हेल्प करेगा। और डेली करंट अफेयर विद क्वेश्चंस, ठीक है, तो जरूर करें प्रैक्टिस, हेल्प होगी आपकी 101%। तो आज हमारा टॉपिक है हमारे रोजमर्रा दैनिक जीवन का पार्ट है, रोजमर्रा की जीवन में बहुत काम आता है, साइंस इन एवरीडे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रश्न आते हैं इसमें से। हर बार आए ये कह नहीं सकते, परंतु बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, संभावनाएं बहुत हैं। तो एसिड क्या होता है सबको पता है, अम्ल। आपने ये सुना होगा पेट में कई बार क्या होता है कि भूखे पेट हम रहते हैं बहुत पूरे दिन तक, कई बार होता है ना, तो कहते हैं ना एसिड बढ़ गया पेट में,
तो पेट में भी एसिड पाया जाता है। उस एसिड को क्या कहते हैं? HCl। जरूर सुनो, जठर रस कहते हैं जिसे, जठर अम्ल कहते हैं जिसे, तो जठर पेट को कहते हैं। और आपने सुना होगा जब चींटी हमें खा गई या मधुमक्खी हमें खा गई तो कहते हैं कि उसमें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके डंक में एसिड होता है। तीसरी बात, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। दही, दूध से दही बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल आ गया कोई ना कोई सा, पढ़ेंगे वो कौन सा है, सबको पता है। तो इन सब उदाहरण किसके? अम्ल के। डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण है, HCl, HNO3 और CH3, COOH, बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत पढ़े होंगे आप। आज प्रॉपर तरीके से देखते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़ सकते हैं अम्ल के बारे में। तो एसिड डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन इज सोर। सोर माने खट्टा, सोर बोलेंगे, साउर बोलेंगे, जो भी आप जाने, अंग्रेजी इतनी मेरी है नहीं ढंग की, ठीक है। सोर होता है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, खट्टा होता है, हिंदी में समझ लो आप। तो अम्ल खट्टा होता है, इंग्लिश में SOUR बोलते हैं। नीले लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है और न्यूट्रलाइजेज बेस, जो बेस होते हैं ना, क्षार या क्षारक कहें जिन्हें, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तो न्यूट्रलाइज होगा, या कहीं सॉल्ट बनेगा प्लस में जल निकलेगा। वो हम रिएक्शन एक एक करके देखेंगे, इतना ही समझ लो। बहुत सरल है, और जैसी चीजें ऐसे ही लेना है, जैसी एज इट इज, ठीक है। अब ये काम का ज्यादा नहीं है, मैंने क्या पढ़ा है, काम का अब है जो अब बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट हुए थे आरेनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, अकॉर्डिंग टू आर NCERT एंड राजस्थान बोर्ड बुक्स। उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी, ठीक है। 2-3 डेफिनेशन है जो हमारी बुक्स में बाकायदा दे रखी हैं, और यही प्रश्न हमें उलझा सकते हैं भाई। आरेनियस की परिभाषा के अनुसार अम्ल क्या है? आरेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी अम्ल की एक परिभाषा दी है, वो देखो क्या दी है, ऐसे ही प्रश्न आता है। और इससे टफ आएगा तो तैयारी बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर तो आप साइंटिस्ट बनाना चाह रही है RPSC। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको अम्ल कह देते हैं। देखो हमारी परिभाषा क्या, जनरल आम मानव की परिभाषा क्या है कि जो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को रेड में बदल देते हैं और क्या करते हैं, बेस को उदासीन कर देते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है सामान्य वाली, जो कोई भी डेफिनेशन दे सकता है। परंतु आरेनियस ने थोड़ी टेक्निकल परिभाषा दे दी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलेंगे तो क्या करेंगे, H+ आयन दे देंगे, या H+ को कह देते हैं हाइड्रोजन आयन दे देंगे जैसी जल में डालोगे। दूसरी बात, और इनका अम्लीय गुण केवल जलीय विलयन में ही दिखाई देगा। मतलब ये जो अम्लीय गुण है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन प्लस दिख रहा है H+, ये पानी में डालोगे ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, विलयन में, पानी के में, तभी दिखाई देगा, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा। उदाहरण देखो, सबसे बढ़िया करके देखो। HCl एक अम्ल होता है बच्चों, जैसे ही इसको पानी में डालोगे तो ये तुरंत H+ और Cl- में टूट जाएगा। परिभाषा हो गई सही भाई। HCl जो अम्ल है, यदि HCl पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन नहीं देता तो यह अम्ल नहीं माना जाता, अकॉर्डिंग टू आरेनियस। बहुत सरल है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है HNO3 ले लो। HNO3 को क्या कहते हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को जैसे ही पानी में मिलाओगे तो H+ और NO3- बन गया। तो देखो ये रहा H+, HCl में ये रहा H+, तो दोनों एसिड हैं। आरेनियस की संकल्पना है एसिड के लिए। दैट्स इट। प्री में आजा, मेंस में आजा, यही परिभाषा रहने वाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 101%, राइट। अब है सेकंड, ये परिभाषा हो गई आरेनियस की। मैं आपको सिर्फ अम्ल बता देता, खट्टा होता है, नीले को लाल में बदलता है और बेस को न्यूट्रलाइज करता है। परंतु हमारी जो टेक्स्ट बुक में कहना मूल किताबें, इसीलिए शायद का टॉपिक ज्यादा जा रही है, तो मूल किताब भी पढ़ लेते हैं। तो एक परिभाषा ये आरेनियस की, और सेकंड परिभाषा है ब्रोंस्टेड-लॉरी। क्या है दूसरा नाम, ब्रोंस्टेड-लॉरी की परिभाषा। उन्होंने कुछ और परिभाषा दी। देखो भैया, एक परिभाषा हो चुकी है, सेकंड परिभाषा पढ़ रहे हैं एसिड की। तो लॉरी और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन।
नाक को ऐसे पकड़ लो या ऐसे हाथ को घुमा के पकड़ लो, बात वही है, पर सबने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन देगा, इन्होंने इस हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कह दिया बस, कि प्रोटॉन जो देगा, मतलब जो प्रोटॉन का डोनर है। पर ये शब्द हमें याद होने चाहिए एकदम कीवर्ड की तरह, पेपर आया क्लियर कट दिखेगा, हाँ भाई ये कहना चाह रहा है। तो प्रोटॉन का डोनर कह दिया इन्होंने H+ को, प्रोटॉन डोनर कह दिया एसिड को, और प्रोटॉन यहां पे किसको माना है? H+ को। तो क्वेश्चन एक और बन गया, क्या हाइड्रोजन आयन ट्रीट होता है प्रोटॉन की तरह? हाँ होता है। कई बार हाइड्रोजन का जो प्रोटियम था ना 1 वो कई बार क्या कहलाया जाता है? प्रोटॉन कहलाया जाता है वो। ये एक क्वेश्चन नया आ गया इससे, इसकी परिभाषा से हाइड्रोजन आयन की प्रोटॉन वाली परिभाषा भी आ गई। उसमें हाइड्रोजन आयन निकालेगा पानी में डालेंगे तो, और ब्रोंस्टेड वाले में क्या कहा कि ये प्रोटॉन आयन देगा किसी भी रिएक्शन में। तो देखो रिएक्शन सेम है, HCl में H+ और Cl-, तो H+ निकल रहा है यानी प्रोटॉन निकल रहा है, बस इतना अंतर है, वरना सेम परिभाषा है। नाम बदल दिया उन्होंने, डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन कह दिया, और ब्रोंस्टेड लॉरी ने हाइड्रोजन आयन को क्या कह दिया बच्चों? प्रोटॉन कह दिया, कि ये प्रोटॉन का दाता है। यही हिंदी में लिखा हुआ, सिंपल है, जो देख लेना आप। PDF आपको मिल रही होंगी टाइम टू टाइम, और कुछ भी लगे तो डेफिनेटली कमेंट करना है आपको। तीसरी परिभाषा और रह गई, एक तो अभी पढ़ी थी ब्रोंस्टेड वाली, और एक आरेनियस की। तीसरी है लेविस कहते हैं इसको, मैं तो लुइस बोलूंगा, इंग्लिश में लेविस लिखा हुआ है, परंतु लुइस कहते हैं अपन हिंदी में जनरली। तो लुइस ने क्या परिभाषा दी है? अ सब्सटेंस, ये अलग है थोड़ी सी, दैट एक्सेप्ट्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक ऐसा पदार्थ होता है अम्ल जो इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है साहब। ये थोड़ी अलग परिभाषा है। उदाहरण देखेंगे, सामान्य उदाहरण, एक होता है BF3, ये एक एसिड है BF3 जिसको बोलते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। BF3 इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और ये क्या कर रहा है भैया? ये BF3 क्या है? BF3 क्या? एसिड है, एक अम्ल है, और इसका यूं मान लो आप, तो टेक्निकली समझाऊंगा तो ऑक्टेट कहते हैं उसको, या लिखा भी है ऑक्टेट लिखा हुआ, देखो ऑक्टेट होता है किसी भी एलिमेंट का। ऑक्टेट में, ऑक्टेट का मतलब होता है उसके एक वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्टेट में। ऑक्टेट का मतलब है कि उसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत टेक्निकल है, मत समझो, बस इतना समझ लो कि ये बोरोन फ्लोराइड को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि इसकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। या ये कहें कि जब ये अपनी रिएक्शन करना चाह रहा है या अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पेयर में। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किससे? अमोनिया से रिएक्शन करके। जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन कराओगे अमोनिया से, तो अमोनिया इसको एक पेयर इलेक्ट्रॉन का दे देगा, बस इतना समझ लो। और मैं कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा है, इतना यदि पहुंच गई ना RPSC तो सबके लिए वो नीलबटे ही हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। पर इतना हम समझ लें भाई कहना क्या चाह रहा है परिभाषा में। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेता है कोई भी तत्व, वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू लुइस अवधारणा। इसीलिए इसको कह देते हैं, इस एसिड को, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, कि इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए ऐसा एसिड। उदाहरण याद कर लो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सभी एसिड इस परिभाषा में नहीं आएंगे, जो इस परिभाषा में आएंगे वो लुइस एसिड कहलाएंगे। तो उदाहरण आ जाए N, जैसे HCl है क्या? नहीं है वो, लेकिन BF3 है इसका उदाहरण, ये कहना चाह रहा है। और NH3 क्या है? NH3 यहां पर अमोनिया जो NH3 है वो BF3 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये लुइस बेस कहलाता है। तो लुइस एसिड कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो लुइस बेस कहलाएगा। अमोनिया लुइस बेस का उदाहरण है, लुइस बेस या लुइस क्षार का उदाहरण है, और BF3 किसका उदाहरण है? लुइस अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा टफ लगा होगा, पर एक बार पढ़ोगे 100% कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। चलें आगे, 3 परिभाषा देख ली एसिड की हमने, और हम इसलिए डिटेल में जा रहे हैं कि जिस हिसाब से RPSC अपना स्तर बढ़ा रही है तब पढ़ा रहे हैं, वरना जरूरत है नहीं, हमें तो सिंपल याद करना था, खट्टा होता है, नीले को लाल में बदलता है एसिड, और बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, अब अम्ल के भौतिक गुण,
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गुण, दो टाइप की मेनली प्रॉपर्टी होती है किसी भी तत्व की, या भाई फिजिकल गुण कैसा है और केमिकल गुण कैसा है। फिजिकल गुण ऐसा है जो हमें देखने पे जैसा लग रहा है, चखने पे जैसा लग रहा है, छूने पे जैसा लग रहा है, उसको फिजिकल कह देते हैं। और रासायनिक गुण कब पता लगेंगे? जब वो केमिकल रिएक्शन होगी, तब केमिकल गुण किसी भी पदार्थ के पता चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। ब्लू लिटमस को लाल में बदलेंगे। हाइड्रोजन आयन देंगे, किसी भी जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, विद्युत का प्रवाह होने देते हैं अपने अंदर, एसिड हैं जो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार में समझ में आ गई होंगी, है ना। अब पढ़ते हैं अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहली प्रॉपर्टी, जब अम्ल का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यह प्रॉपर्टी है केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी तब पता लगेंगी जब रिएक्शन होगी। तो देख लो भाई, HCl की रिएक्शन हुई मैग्नीशियम के साथ। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और मैग्नीशियम धातु है, मेटल है, दोनों की रिएक्शन होगी तो MgCl2 बनेगा। MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। HCl प्लस में Mg, दो लगा देंगे। ये दो लगाना, तीन लगाना, ये बैलेंस करना होता है रिएक्शन का, नहीं हमें याद करना ज्यादा। और क्या बनेगा? MgCl2 बन गया, लवण बन गया, और क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो पता चल गया धातु के साथ क्रिया करने पे अम्ल क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। देखो यही उदाहरण HCl का। HCl की क्रिया कराई किसके साथ? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कौन सा उदाहरण है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जो संगमरमर होता है ना आपका, संगमरमर, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला। अभी अगली क्लास में मैं यूज बताऊंगा मेन एसिड, बेस और सॉल्ट के, तब बताऊंगा इनको, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, क्यों? कैल्शियम मेटल है, CO3 कार्बोनेट होता है। तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो CO2 निकलेगा। क्यों? समझ में चाहिए, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में C होता है, कार्बन होता है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन होती है, तो CO2 बनेगी, ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो CaCl2 बना, प्लस में जल बना और CO2 उन्मुक्त हो गई। बस एक बार देख लो, काफी है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बस एक एक बार समझने के लिए देखना है। एसिड जब रिएक्शन मेटल से करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कई बार कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, बहुत हायर लेवल है पर ठीक है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड जब होगा तो CO2 निकालेगा। और तीसरी रिएक्शन, जब मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा एसिड तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। जब धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। उदाहरण ये दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, क्यों? कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड O लग रहा है, जिसके पीछे O लग रहा है वो ऑक्साइड है, जिसके पीछे CO3 लग रहा है वो कार्बोनेट होता है। सिंपल समझा रहा हूं, नहीं टेक्निकली तो बहुत ज्यादा बच्चों। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, HCl अम्ल के साथ क्रिया करी तो CaCl2 क्या है? लवण है, सॉल्ट है, और जल पैदा हो गया, देखो जल बन गया। ये केमिकल प्रॉपर्टी इग्नोर कर सकते हो 100%। ठीक है भाई। अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, इनमें जरूर मजा आता है। देखो ये हमारे डेली काम के, वो काम के नहीं है हमारे, पता नहीं क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, वो RPSC नोज और बोर्ड नोज, राइट। तो देखो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड, ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं आसान ये, पर फिर भी कई बार चकमा दे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले नींबू, लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, जो भी इंग्लिश में कहें। तो लेमन, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। और टोमेटो, टोमेटो आपका टमाटर है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं कौन से फॉर्मेट में? मैच ऑफ दी फॉलोइंग। इधर टमाटर दे दिया, इधर चींटी का डंक दे दिया,
इधर लेमन दे दिया, इधर दूध दे दिया, इधर एस्कॉर्बिक दे दिया, फॉर्मिक अम्ल दे दिया और लैक्टिक अम्ल देके कई सारे देके इनको मिला दो भैया इनको, वो क्वेश्चनों में बहुत अच्छे आते हैं ये। तो लेमन में सिट्रिक एसिड है, टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड है, ग्रेप्स में कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। और विनेगर, विनेगर बहुत काम आती है जब अचार वगैरह बनता है घरों में, एसिटिक एसिड होता है। मिल्क में सबको पता है लैक्टिक एसिड होता है। और टेमेरिंड, टेमेरिंड हो गया आपका इमली, इमली में पाया जाएगा सेम टार्ट्रिक एसिड, जो अंगूर में पाया जाता है वही इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। और लास्ट में एप्पल, सेब, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, याद रहेगा मेरे हिसाब से। एक बार हिंदी में भी देख लो, नींबू में साइट्रिक, टमाटर में एस्कॉर्बिक, अंगूर में टार्ट्रिक, सिरका में एसिटिक, दूध में लैक्टिक, इमली में टार्ट्रिक और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। ज्यादा पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे तो कंटेंट ज्यादा पढ़ पाएंगे, है ना। यू आर गुड एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज बेसिक थिंग्स। आप सब लोग बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हैं, तभी आरएस के लिए आपने चुना है, वरना बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सबका अपना स्तर होता है। आरएस का मतलब ये नहीं कोई ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाएगा आरएस, सामान्य समझदार नॉर्मल इंसान, एकदम कॉमन मैन कोई भी कर सकता है, परंतु समझदारी का स्तर उससे मापा जा रहा है, बुद्धिमानी से नहीं मापा जा रहा। कि हम एक बड़ा एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए, उस सेंस में, वरना सभी लोग बराबर है। कॉमन विल, कॉमन इंटेलिजेंस सबकी लगभग सेम होती है, प्लस माइनस रहता है, परंतु फिर सफल होने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है, अभ्यास, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। नो वन इज इंटेलिजेंट। ठीक है साहब। अगला है टाइप ऑफ एसिड्स, कि अम्लों के प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार है प्रबल अम्ल या कहें स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये भी परिभाषा है साहब, ये भी हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो बुक है हमारी राजस्थान की उनमें दे रखी है, एनसीईआरटी में, इसलिए पढ़ रहे हैं हमें। जो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, विच गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब जलीय विलयन में इनको छोड़ेंगे ऐसे अम्लों को तो ये टोटली विलयन में आयनित हो जाएंगे। आयनित का मतलब क्या था, ध्यान करो, प्लस माइनस में टूटना, कैटायन एनायन में टूटना, प्लस माइनस में टूटना, ये आयन होते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है। और यहां अम्लों में जनरली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको। तो देखो, प्रबल अम्लों में प्रोटोन अर्थात हाइड्रोजन, अभी बताई थी ना परिभाषा प्रोटोन वाली, ब्रोंस्टेड लॉरी ने बताई थी, प्रोटोन का नाम आती H+। तो प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता होती है, या कहें इनमें H+ होगा। उदाहरण के लिए प्रबल अम्लों में, अभी वीक अम्ल भी पढ़ेंगे दुर्बल, उनमें नहीं होगा। उदाहरण प्रबल अम्ल के सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कार की बैटरियों में होता है, आपने देखा हो तो, जो तेजाब बनता है उसमें भी थोड़ा बहुत होता है ये जो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पेट में भी पाया जाता है, HCl है जो, मेरे में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है। और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, ये सब चारों उदाहरण किसके हैं, स्ट्रॉन्ग के। बहुत सारे उदाहरण होंगे, ये मेन पढ़ लिया हमने। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है HBr, चारों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। जैसी जल में इनको डालोगे, विलयन बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे, ये हाइड्रोजन आयन दे देंगे आपको। अगला दुर्बल अम्ल, जो वीक हैं, विच डू नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जिनको पानी में डालेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही हिस्सा इनका आयोनाइज हो पाएगा। ठीक है। दूसरा, विच एसिड डू नॉट कंप्लीटली रिलीज देयर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तो होंगे पर कंप्लीटली वो हाइड्रोजन को छोड़ेंगे नहीं, अपने पास भी रखेंगे थोड़ा बहुत, मतलब पूरे डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। उदाहरण देख लो इसके, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। दूसरा फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। और फिर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीन मेन उदाहरण है दुर्बल अम्ल के, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड। तीनों अम्ल वीक अम्ल के उदाहरण है। मैंने कहा ना, कितना भी 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दें हम हमारे सिलेबस में, आरएस वाले में, परंतु रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं रहेगा।
ठीक है, ऑप्शंस में हेल्प हो जाती है, लिखना पड़ जाए तो थोड़ा टफ हो जाता है, परंतु करत करत अभ्यास की वाली बात है। पानी पीते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है पिटारे में। अगला है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अम्ल ही खत्म नहीं हो रहे अभी, परंतु बेसिक जो दे रखा है किताब में वो इग्नोर नहीं कर सकते, धीरे पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो फिर है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? जैसे हमने किसी अम्ल को पानी में मिलाया या उसका घोल बनाया या कोई सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन कहते हैं हिंदी में विलियन, कोई विलियन बनाया, उसमें अम्ल डाला हमने, यदि अम्ल की मात्रा ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको कह देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और पानी की मात्रा ज्यादा है या कहें एक्वस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है और अम्ल कम डाला हमने, मान लो 10 लीटर पानी में हमने 10 लीटर पानी है, हम एक सॉल्यूशन बना लें अम्ल का, 10 लीटर पानी में हमने 2 लीटर एसिड डाल दिया, तो ये क्या है बताओ? ये है डाइल्यूटेड एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड, कि इसमें पानी ज्यादा है, अर्थात ये तनु अम्ल है। तनु, तनु माने हल्का, और कंसंट्रेटेड को कह देते हैं सांद्र, मतलब सांद्र मतलब गाढ़ा, जिसमें अम्ल ज्यादा है पानी कम है वो सांद्र है या कंसंट्रेटेड है, जिसमें पानी ज्यादा है अम्ल कम है वो तो या तो डाइल्यूट है या तनु है। याद रखना है, सिंपल सी परिभाषा है, और इसमें कोई उदाहरण नहीं आएंगे, डिपेंड करता है आप कौन सा अम्ल ले रहे है ना। ये तो एक डेफिनेशन है कि भाई क्या कैसे है, वरना इसमें कोई भी अम्ल हो सकता है। जिसमें पानी ज्यादा है वो तनु अम्ल कहलाएगा, जिसमें पानी कम कर दिया, एसिड ज्यादा बढ़ा दिया, वो सांद्र अम्ल या कंसंट्रेटेड कहलाएगा। दैट्स इट, ठीक है। इसके उदाहरण आप कितने ही बना लो, चाहे HCl ले लो, ज्यादा HCl ले लो, पानी कम ले लो, वो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया HCl का। दैट्स इट, राइट। पढ़ें आगे। अब है क्षारक। क्षारक को कहते हैं बेस, और कई जगह कंफ्यूजन होगा, वो मैं आज दूर करता हूं आपको। कई जगह बेस लिखा मिलेगा और कई जगह एल्कली लिखा हुआ मिलेगा। अब ये कंफ्यूजन कहते हैं ना, इसीलिए बेसिक बुक हमें पढ़नी चाहिए, कहना जो बड़ी बड़ी किताबों में और गाइड्स में नहीं होता, वो छोटी सी किताबों में 6वीं 7वीं की क्लास में मिल जाएगा, वो NCERT की या राजस्थान बोर्ड की बुक में। तो इंपॉर्टेंट है कि क्या एल्कली और बेस अलग होते हैं या सेम ही होते हैं। तो वो बेस और एल्कली में थोड़ा सा अंतर है। ऑल एल्कलीज आर बेस, परंतु सारी एल्कली बेस नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए मैंने क्षारक लिखा है बेस को, इसीलिए मैंने क्षारक को बेस को क्षारक लिखा है हिंदी में, और एल्कली को क्षार बोलते हैं। क्षारक और क्षार थोड़ा सा अंतर है बस, अब ध्यान देना आप है जो। पहले देखते हैं क्षारक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने पर या स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, चिकने चिकने से लगते हैं, थोड़े साबुन जैसे, स्लिपरी से, जैसे साबुन स्लिपरी होता है ना चिकना, ऐसे ये होते हैं क्षारक। सब्सटेंसेज, दोज सब्सटेंसेज विच हैव बिटर टेस्ट एंड फील्स लाइक सोप ऑन टचिंग और कॉल्ड बेस। और हिंदी में याद रखना क्षारक, नॉट क्षार, ठीक है। क्षार एक स्पेशल कैटेगरी है क्षार की। क्षारक देखो, बेस बड़ी कैटेगरी है, मैं दोबारा समझाता हूं। ये बेस है पूरा गोला, ये गोला है बेस, और इसके भीतर कहीं एल्कली पाया जाता है, ऐसे मान लो। एल्कली इसका छोटा सा हिस्सा है, एक उदाहरण है बेस का एल्कली, समझ गए ना। एल्कली छोटा पार्ट है, इसीलिए सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, परंतु सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते। कैसे भी याद कर लेना। उदाहरण देखो पहले क्षारक के, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे OH लगा है उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं हम। जैसे जिसके पीछे CO3 लगता है उसको कार्बोनेट कहते हैं हम, जिसके पीछे O लगता है उसको ऑक्साइड कहते हैं हम। ऐसी जिसके पीछे OH लगा होता है बच्चों, पहचान लो वो क्षारक है, बेस है, ठीक है। जनरली अपवाद कहीं होते होंगे, इसमें तो है नहीं कहीं, ठीक है। तो OH मतलब हाइड्रोक्साइड, और ये बेस होते हैं सभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण है बेस का,
कार्बन, सॉरी पोटेशियम, के पोटेशियम के लिए लिखते हैं, पता है ना इतना, के पोटेशियम है, कंफ्यूज मत होना, इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है Cu कॉपर ऑक्साइड, फिर है NH3 अमोनिया। ये चारों मेन उदाहरण किसके हैं? बेस के हैं, ध्यान रखना इसमें से। अब मैं आपको बताऊं एल्कली क्या होता है। तो एल्कली इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेस, इसीलिए सभी एल्कली बेस कहलाए जा सकते हैं, परंतु सभी बेस एल्कली नहीं होंगे। अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा पंडा। देखो भैया, एल्कली, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस OH आयंस। ऐसे बेस जब उनको पानी में मिलाया जाए तो OH माइनस प्रोड्यूस करें, वो एल्कली कहलाते हैं। परंतु क्या सभी बेस पानी में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। जो पानी में मिलाने पर OH माइनस दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे, त्याग कर देंगे, वो कहलाएंगे एल्कली। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जनरली सभी को पढ़ा नहीं है तो देखो, पढ़ेंगे तो सबको पता लग जाएगा। जनरली हम पढ़ नहीं पाते बेसिक कॉन्सेप्ट, इतनी ज्यादा मटेरियल ओवर हो रखा है हमारे पास, बहुत सबके पास बहुत सारे संसाधनों से, इसलिए कई बार हमें यह भी डिसाइड करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो है ना, तो जो पानी में मिलाने पर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे वो एल्कली हैं, ठीक है ना। ऑल एल्कलीज आर बेसेज बट नॉट ऑल बेसेज आर एल्कली। उदाहरण देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये बताओ। ये कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली के उदाहरण हैं, ठीक है। बेस तो होंगे ही होंगे क्योंकि सभी एल्कली बेस होते हैं, पर उदाहरण कौन से नहीं है बताओ। उदाहरण मैंने अगली स्लाइड पे दिए, ZNO और CuO लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ CuO और ZNO। तो कौन से ऐसे बेस हैं जो एल्कली नहीं है? कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उदाहरण कैसे हैं? बेस तो ये हैं परंतु एल्कली नहीं है। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आ जाएगा, पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो कई बार अजीब लग सकता है। तो कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे बेस हैं जो एल्कली की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे चलें। अब जैसे हमने आरेनियस एसिड की परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे ही आरेनियस बेस की परिभाषा भी होती है। उसमें क्या था? H+ आयन जो निकाल रहा है वो कौन था? आरेनियस अम्ल था। और यहां पर जो OH माइनस निकालेगा जब पानी में मिलाएंगे तो उसको कह देंगे ये आरेनियस बेस की परिभाषा में आता है। आरेनियस क्षारक कहलाता है, जल में मिलाने पर OH माइनस देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इट अपीयर्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे H+ निकाल रहा है कोई एसिड तो वो जलीय विलयन में निकालता है, जल नहीं मिलाओगे जब तक उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं होगी आरेनियस वाली। ऐसे ही बेस की है आरेनियस की। हाइड्रोक्साइड आयन जब निकलेगा जब ये एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे या जलीय विलयन में मिलाएंगे तब OH माइनस देगा। कौन? आरेनियस क्षार। सॉरी, बीच में बोलने लग जाता है मोबाइल, ठीक है साहब। जलीय विलयन में उदाहरण कौन कौन से हैं? क्षार के, आरेनियस क्षार में जो आते हैं NaOH है, देख लो Na+ टूट गया और OH माइनस निकाल दिया, यही कह रहा था आरेनियस क्षार की परिभाषा, OH माइनस निकाल देगा ये जब जल में मिलाएंगे। ऐसे ही KOH है, OH माइनस निकाल दिया। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी देखो OH माइनस निकाल दिया। तो ये परिभाषा आरेनियस क्षार की हो गई। तो दोनों साथ में याद हो जाएंगी। आरेनियस अम्ल H+ निकालता है, ऐसा अम्ल पानी में मिलाने पे, आरेनियस क्षार OH माइनस निकालेगा। और दोनों को तोड़ के देखोगे ना, अब एसिड निकाल रहा है आरेनियस H+ और आरेनियस बेस निकाल रहा है OH माइनस। अब इनको आप है ना ऐसे मिला के देखो, रिएक्शन कराओ तो जल बनेगा H2O। इसीलिए जल में ही पता लगता है, इसीलिए जल में ही टूट कर ही ऐसे बनते हैं, सब लिंक होता है। परंतु समय के अभाव के कारण हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, एक एक, सॉरी, वरना एकदम टेक्निकल है, बहुत लॉजिकल है, परंतु समय के अभाव के कारण एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें डायरेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, वरना हर चीज लिंक है। फिर है क्षारक के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। तो ये बिटर होता है, कड़वा होता है स्वाद में, टच करने पे स्लिपरी या सोपी फील कराता है,
साबुन जैसा या चिकना थोड़ा होता है। स्टेट कौन कौन सी अवस्था में मिल सकता है? बेस, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और जलीय विलयन भी हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉल्युबिलिटी, कुछ डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, उनको एल्कली कह देते हैं, अभी पढ़ा है मैंने। और कुछ डू नॉट, लाइक कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, अभी बताया था, ये एल्कली नहीं है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेस होते हैं ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी दोनों ही एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को यदि प्रवाहित किया जाए इनके जलीय विलयन में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करेंगे साहब। और लास्ट में लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परिभाषा। नींबू का लेते थे अपन बचपन में, जब एक्सपेरिमेंट करते थे नींबू को डालते थे नीले लिटमस पेपर पे तो वो लाल में बदल जाता था, और क्षार क्या करता है? लाल को नीले में बदल देता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे चलें, बहुत सरल हैं पर बहुत ज्यादा हो गई एक साथ, इसलिए थोड़ा घुल मिल हो जाएगा, पर अभ्यास से वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। यदि हम अभ्यास करेंगे तो जितना पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। अगला है दैनिक जीवन में प्रयुक्त क्षारक, बेस यूज्ड इन डेली लाइफ। सिंपल सा क्वेश्चन कहीं आ जाए, क्षारकों का प्रयोग कहां कहां देखा है आपने दैनिक जीवन में? तो देखो, ड्रेन क्लीनर्स, जो सफाई करते हैं नालियों की, वहां जो पाउडर डलता है वो क्षारक होता है, बेस होता है। डिटर्जेंट जो देखें आपने घर में, डिटर्जेंट, व्हील देखा होगा, घड़ी देखी होगी, बहुत सारे हैं, याद मुझे आ नहीं रहे ज्यादा। विम है, विम तो शायद बर्तन साफ करने का आता है, ठीक है। ग्रीजी ऑयल सब्सटेंस जो होते हैं वो भी सब हैं। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग पाउडर भी कह देते हैं। सोप जो होता है नहाते हो जिससे, टूथपेस्ट जो होती है आपकी कोलगेट टाइप में, या बहुत सारी आती है ना, मैक्स फ्रेश और ये सब, तो इन सब में क्या होता है? क्षारक होता है, बेस होता है। माउथ वॉश जो होते हैं उनमें भी होता है। चिंगम जो खाते हो आप उसमें भी होता है। हेयर डाई, पेस्टिसाइड, अनंत उदाहरण है। और ये हमने ऐसे ही पढ़ा है जनरली, इंट्रोडक्शन, नॉर्मल याद करने के लिए नहीं पढ़ा हमने, ऐसे ही पढ़ा है। जो मान लो ये लाइन हमने ऐसी पढ़ ली, क्यों? ये जब तक याद नहीं होगी, जब तक हम इनके प्रॉपर फॉर्मूले के सहित नहीं पढ़ेंगे, तो कल जो क्लास हमारी होगी ना वो इंपॉर्टेंट सॉल्ट और बेस के बारे में ही होगी। इंपॉर्टेंट एसिड, सॉल्ट, बेस जो हमारे डेली यूज में आते हैं उनके बारे में कल मैं पूरा बताऊंगा, और वही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कल उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब हमको एकदम समझ में आ जाएंगे ये जो। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बेस की? मेनली ये 2-3 प्रॉपर्टी है भाई, जैसे एसिड की थी, एसिड की हमने पढ़ी थी कि भाई मेटल के साथ करके हाइड्रोजन निकालेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ CO2 निकालेगा, ऐसे ही इसमें है। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल है, याद हो जाए बढ़िया, नहीं हो तो और बढ़िया, आफत छूटेगी नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन विद एसिड्स, जब बेस का रिएक्शन एसिड से हो जाएगा, रट लो, न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो। कोई भी रिएक्शन जब एसिड और बेस की एक साथ होगी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और ये रट लो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है सॉल्ट और पानी बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड प्लस बेस बराबर क्या बनेगा? लवण और जल। रिएक्शन विद फैट्स, सपोनिफिकेशन कहते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोप बनते हैं कब? जब बेस का रिएक्शन फैट के साथ होता है। जब बेस को किसी फैटी एसिड के साथ मिलाया जाता है या फैट के साथ मिलाया जाता है तो सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है एंड हैज बीन कम इन आरपीएससी और यूपीएससी। यूपीएससी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आरपीएससी में भी ये बहुत टफेस्ट पेपरों में से है ये, ऐसा नहीं है। फैट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो क्या बना? सोप बना, साबुन नहाने वाला, और ग्लिसरॉल बना, और इस प्रक्रिया को कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, इसी से बनते हैं सोप, ठीक है। चलें आगे, आज का हो गया ये हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा देखेंगे। हमने पढ़े एसिड, एसिड में हमने 3 टाइप की थ्योरी पढ़ी, आरेनियस पढ़ी, ब्रोंस्टेड लॉरी पढ़ी, और लुईस की संकल्पना पढ़ी। और सेम हमने यहां भी पढ़ा, आरेनियस और लुईस को हमने बेस में भी पढ़ा है दोनों परिभाषाओं में।
H प्लस देता है एसिड और इधर OH माइनस दे रहा था। इधर वो प्रोटॉन डोनर है, इधर प्रोटॉन रेसिपिएंट है, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा उसके बाद, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वो बता दिए मैंने। उसके बाद तनु अम्ल और सांद्र अम्ल हमने पढ़ लिए। तनु माने डाइल्यूट एसिड और सांद्र अम्ल माने कंसंट्रेटेड एसिड हो गए। उसके बाद हमने छोटे छोटे उदाहरण पढ़े। प्रकृति में नींबू में पाया जाता है अम्ल, नींबू में कौन सा मिलता है, साइट्रिक एसिड है। सेब में मैलिक है, ग्रेप्स और इमली में टार्ट्रिक है, दूध में लैक्टिक, ऐसे सारे उदाहरण पढ़े। उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी, रिएक्शंस देखी, केमिकल रिएक्शंस एसिड की भी और बेस की भी। थोड़ी सी हमको इसने कंफ्यूज किया है, इसको मैं दोबारा चेक करूंगा क्योंकि ये अभी भी मेरे डाउट में है। ये रिएक्शन लिख तो दी पर पता नहीं कहां से मैंने लिया है, ये अभी भी डाउट में है ना। इसको आप भी थोड़ा स्टार करना, चेक करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि डेली यूजेज में बहुत जगह हमारे क्या सॉल्ट है, सॉल्ट नहीं बेस बहुत जगह काम में आते हैं। और मैंने एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं कि एल्कली और बेस में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कली, ठीक है। टाइम हो रहा है, आज हम जो हमारी पुरानी क्लास जो कल हुई थी उसके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। 5-6 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, ठीक। कहां गया भाई, आ जाइए। पहला क्वेश्चन जल्दी करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लंबी बिना बात क्लास नहीं करनी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं और कोई भी कारण नहीं है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज क्रेडिटेड टू, परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। देखो थॉमसन साहब ने चाहे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बता पाए वो ढंग से, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, न्यूक्लियस क्या होता है, परंतु उनके बाद जो आए उन्होंने बताई थी। बताओ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की किसने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर, एटॉमिक न्यूक्लियस किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया था, ध्यान रखना इस बात को। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा वाला, ध्यान करो। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल किया था जब बीचों बीच न्यूक्लियस था, जिससे अल्फा पार्टिकल जो टकरा के जा रहे थे वो वापस तेजी से आ रहे थे। तो रदरफोर्ड याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला, आइसोटोप्स आर एटम्स विच हैव द सेम, आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है। उदाहरण है हाइड्रोजन वाला 1-1, हाइड्रोजन 2-1 और हाइड्रोजन 3-1, और कार्बन वाला भी है, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है। इसका आंसर है बी। जल्दी से कर रहे हैं, हिंदी में भी सेम है। समस्थानिक में परमाणु होते हैं जिनमें समान क्या होता है, परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या, ठीक है। यहां रदरफोर्ड हो गया है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ एटम प्रपोज्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आया हुआ ही लिए हैं ज्यादातर क्वेश्चन, ये आया हुआ है। इसलिए कल मैं बता रहा था कि थॉमसन का जो मॉडल था ना उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते थे। तो जे थॉमसन इज द आंसर, राइट। आगे चलिए, द वैलेंसी, ये क्वेश्चन नए हैं थोड़े से। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, किसी तत्व की संयोजक क्षमता निर्भर करती है। अभी वैलेंसी क्या है बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो लास्ट सेल होती है ना किसी भी एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंसी बोल देते, इतना समझ लो। और कोई भी रिएक्शन जब होती है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, इतना ध्यान रख लो। जैसे ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, उसके यहां बहुत सारी सेल बनी पड़ी है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये लास्ट वाली सेल है ना, मान लो किसी में 3 ही सेल हैं, के, एल और एम। तो एम किसी की एटम की लास्ट सेल है, मान लो 3 ही सेल है उसमें, तो एम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, ये मान लो। और यही रिएक्शन में भाग लेते हैं। सरल में तो इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समझने के लिए आ गया होगा आपके, ठीक है। किसी तत्व की संयोजक क्षमता निर्भर करती है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीसरा आंसर है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, किसी भी एटम की साइज किस पे निर्भर करेगी बताओ,
न्यूक्लियस पे करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? न्यूक्लियस तो बीचों बीच में, भाई बीचों बीच में न्यूक्लियस है, बाहर कितनी सेल है? बहुत सारी, और बाहर की सेलों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो जितनी ज्यादा सेल होंगी बाहरी उतना ही साइज बड़ा होगा एटम का। तो किस पे निर्भर करेगा? नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, के एल एम। किसी में के और एल ही हैं, उसकी 2 हैं शेल हैं जो, किसी में के एल एम 3 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? जिसमें 3 शेल हैं, 3 ऑर्बिट हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनमें। सरल तरीके से सोचना है भाई, जितनी ज्यादा बाहर शेल होंगी ना न्यूक्लियस के, उतना ही बड़ा होगा एटम है जो। ठीक है, तो कक्षों की संख्या इधर लिखा है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे तो परमाणु का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन, द अल्फा पार्टिकल, अल्फा को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, अल्फा, अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्जेज, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू। अल्फा जो पार्टिकल होता है उसमें 2 धनात्मक आवेश होते हैं, और इसको इक्वल माना जाता है किसके? क्योंकि इसमें 2 धनात्मक चार्ज हैं। तो हीलियम में भी 2 ही चार्ज होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन 2 हैं, ठीक है ना, तो हीलियम के बराबर माना जाता है। बी आंसर है हीलियम परमाणु। और हीलियम को लिखते हैं ऐसे 4 2, 2 एटॉमिक नंबर है और 4 मास नंबर है, यानी 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है? हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो बैलेंस होगा, 0 होगा, 2 प्लस माइनस 2 बराबर 0, क्यों? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सब क्लियर है? हीलियम को कई बार हम अल्फा कह देते हैं। जब हमने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा था स्कैटरिंग वाला, तो उसमें हीलियम पार्टिकल आ रहे थे टकराने को गोल्ड फॉइल से। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये ले लिया। ये हमने क्वेश्चन कल वाली क्लास के करे हैं, ताकि थोड़ा सा रिवीजन इनसे भी हो गया। आज वाली क्लास के क्वेश्चन कल कर लेंगे, और कल नहीं करेंगे तो उससे अगली क्लास में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, कल और एक क्लास होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी टेक्निकली आपको ज्यादा लग सकता है थोड़ा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे ही हैं ये, पर प्रश्न पत्र यदि आरपीएससी का देखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा मैच कर रहे हैं हमें जो। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो आई एम ऑलवेज वेलकम, आई एम ऑलवेज वेलकम, कि यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरा भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ठीक है साहब, थैंक यू। जरूर कमेंट करना कहीं भी कुछ लगे तो, ज्यादा के लिए भी कम के लिए भी। ज्यादा कहोगे तो विस्तार करेंगे, कम कहोगे तो उसको उस हिसाब से टेलर मेड कर देंगे आपके लिए। ठीक है साहब, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फोकस रहिए। गुड नाइट टू ऑल।